नवंकुर की डिजिलेसन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं संजीव रजक विषय गणित कक्षा 8 के अंतर्गत लेसन 5 आंकड़ों का प्रबंधन समझाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.3 इसके अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो आपको ये चित्र दिया गया है, चित्र के माध्यम से आपको जो संभव परिणाम दिखेंगे उनको लिखना है। तो सबसे पहले क्या किया, पहिए को घुमाना है। इस पहिए में लेटर दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर एक वृत्ताकार रूप में एक पहिया दिया गया है जिसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहिए को घुमाया, पहिए को घुमाने पर हम देखते हैं कि कितने परिणाम प्राप्त होते हैं। तो पहले में क्या करना है, पहिए को घुमाना है और प्राप्त होने वाले परिणामों को बताना है। तो पहिए को घुमाने पर प्राप्त परिणाम कौन कौन से होंगे, ए, बी, सी और डी होगा। अब यहाँ पर इस चित्र में हम देखते हैं कि ए, इसके बाद क्या है, ए, दोनों लेटर क्या हैं, रिपीटेड हैं, पुनरावृत्ति यहाँ पर दर्शाई गई है। जो लेटर ए है इसकी पुनरावृत्ति दर्शाई गई है। तो इस पहिए को घुमाने पर जो प्राप्त परिणाम होंगे वो कौन कौन से होंगे, ए, बी, सी और डी। तो जिस लेटर की जो पुनरावृत्ति हो रही है उसे केवल एक ही बार काउंट किया जाएगा। सेकंड में 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। अब हमारे पास कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं। दोनों सिक्कों को हम एक साथ ऊपर की ओर उछालते हैं तो परिणाम क्या मिलेंगे। आप सिक्के से परिचित होंगे। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल, जिसे चित और पट भी कहा जाता है। तो यदि हम एक सिक्के की बात करें तो एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, चित और पट, हेड और टेल। यदि आप एक सिक्के को ऊपर की ओर उछालेंगे तो आपको संभवतः या तो हेड प्राप्त होगा या फिर टेल। लेकिन इस क्वेश्चन में कितने सिक्के लेना है, 2 सिक्के लेना है और दोनों सिक्कों को एक साथ उछालना है। तो दोनों सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम क्या क्या होंगे, हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा और टेल होगा। अब हमने 2 सिक्के लिए, दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला तो पहले सिक्के पर हेड आ सकता है, दूसरे पर भी हेड आ सकता है। और सेकंड कंडीशन में पहले सिक्के पर हेड आया है, दूसरे सिक्के पर टेल आ सकता है। इसी प्रकार से थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, पहले सिक्के पर टेल आ सकता है, दूसरे सिक्के पर हेड आ सकता है और फोर्थ कंडीशन में दोनों सिक्कों पर टेल आ सकता है। तो ये 4 कंडीशन आपको मिलेंगी। तो ये पहला प्रश्न कुछ हद तक समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट करते हैं। आपको संभव परिणाम बताना है। आपको एक पहिया दिया गया है, पहिए को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब इस पहिए को
घुमाया जाता है तो प्राप्त होने वाले परिणाम कौन कौन से होंगे? प्राप्त होने वाले परिणाम ए, बी, सी और डी होगा। यहाँ पर जो रिपीटेड जो लेटर है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसे केवल एक ही बार काउंट किया जाएगा। जैसे कि ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो इसको केवल एक ही बार काउंट किया जाएगा। तो पहिए को घुमाने पर प्राप्त परिणाम कितने होंगे? 4 होंगे, ए, बी, सी और डी। अब दूसरे प्रश्न में 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है। तो आपके लिए पता होगा एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। यदि आप एक सिक्के को उछालेंगे तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा, दोनों का एक साथ प्राप्त होना संभव नहीं होगा। अब हमारे पास कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो प्राप्त परिणाम कौन कौन से होंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। चलिए अगला प्रश्न। जब एक पासे को फेंका जाता है, पासे से आप परिचित होंगे, एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो आपने देखा होगा पासे में कुल अंक कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 से लेकर 6 तक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो एक पासे में कुल अंक कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है। अब जो प्रश्न दिए गए हैं इनको देखते हैं। तो पहले में एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या से आप परिचित होंगे, ऐसी संख्या जिसके केवल एक और स्वयं वही संख्या गुणनफल के रूप में, गुणनखंड के रूप में होती है, एक अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड एक और स्वयं वही संख्या होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर अंक आता है 1, जो कि ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य। तो 1 से लेकर 6 तक जो अंक पासे को फेंकने पर प्राप्त होते हैं उनमें एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की स्थितियाँ कौन कौन सी होंगी? देखते हैं आंसर। एक पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम कितने होंगे? 1 से लेकर 6 तक की गिनती होगी, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ पर पूछा गया है एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन रहेंगी? 2 आएगा, 3 आएगा और 5। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2, 3 और 5। इसी प्रकार से बी में एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं। तो इसके लिए क्या कंडीशन प्राप्त होंगी? 1, 4 और 6। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में ए में देखते हैं क्या पूछा गया है। 5 से बड़ी एक संख्या। अब पासे को हमने ऊपर की ओर उछाला, पासे में 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। इसमें पूछा गया है 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी एक संख्या कौन सी होगी? 6 होगी। तो दर्शाया गया है 6। 5 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 6। इसी प्रकार से बी में क्या पूछा गया है? 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो इसमें 5 से छोटी हो सकती है और 5 के बराबर भी हो सकती है।
और उसमें ये तो कहा नहीं गया है कि 5 के बराबर भी ना हो, तो हम 5 के बराबर भी लिख सकते हैं। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, इसके लिए कौन कौन से परिणाम प्राप्त होंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 2 के बाद हमने कौन सा लिया है? प्रश्न नंबर 6 क्यों लिया है? क्योंकि प्रश्न नंबर 2 में जो प्रश्न आपको दिए गए थे उन्हीं की क्या निकालना है? प्रायिकता निकालना है। इसलिए प्रश्न नंबर 2 के बाद डायरेक्टली कौन सा लिया है? प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा गया है कि प्रश्न नंबर 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 ये लिया था हमने। इसमें पहले प्रश्न में ए और बी में 2 प्रश्न थे, इसी के साथ दूसरे प्रश्न में भी 2 प्रश्नों को रखा गया था ए और बी के रूप में। जो प्रश्न नंबर 2 है इसमें आपने प्राप्त होने वाले केवल परिणामों को बताया था। अब इन्हीं की क्या निकालेंगे? प्रायिकता निकालेंगे। तो चलिए कैसे निकालेंगे? एक पासे को एक बार फेंकने से, एक पासा है उसको हमने एक बार फेंका, तो उस पर अंकित अंक कौन कौन से प्राप्त होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 1 से लेकर 6 तक अंक प्राप्त होंगे। मतलब कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। अब पहले का ए, एक पासा है, पासे को हमने ऊपर की ओर उछाला या फेंका, तो प्राप्त होने वाले परिणामों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। कुल परिणाम कितने होंगे? 6 होंगे। 1 से लेकर 6 तक अंक काउंट कर लें हम। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल अंक कितने होंगे? 6 होंगे। मतलब कि कुल स्थितियाँ कितनी होंगी? 6 होंगी। और इसमें कहा गया है एक अभाज्य संख्या। तो एक अभाज्य संख्या के लिए कितने परिणाम प्राप्त हुए थे? 2, 3 और 5। मतलब अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं? 3 है। एक तो 2, 3 और 5। तो कितनी स्थितियाँ हो गई? केवल स्थितियाँ देखना है, 2, 3 और 5। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की अनुकूल स्थितियाँ कितनी हुई? 3 हुई, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। पहले में देखते हैं अनुकूल स्थितियों की संख्या अंकों के रूप में दी गई है 2, 3 और 5। मतलब अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं? 3। और कुल स्थितियाँ हम निकाल चुके हैं। 1 से लेकर 6 तक अंक प्राप्त हुए थे, तो इनमें कुल परिणामों की संख्या कितनी थी? 6। तो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल स्थितियों की संख्या बटे कुल स्थितियाँ, या हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं प्रायिकता बराबर में अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की अनुकूल स्थितियाँ कितनी थी? 3। और कुल स्थितियाँ कितनी? 6। इसको हल किया, मतलब 3 से 6 में भाग लगा दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो प्रायिकता कितनी हुई? 1/6। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया था? पहले का दूसरा, मतलब कि बी, एक अभाज्य संख्या नहीं। एक अभाज्य संख्या नहीं, तो 3 अंक आपको प्राप्त हुए थे, 1, 4, 6। मतलब कि अनुकूल स्थितियाँ कितनी? 3 है। तो इसमें भी अनुकूल स्थितियाँ कितनी हुई? 1, 4, 6 मतलब 3। इसमें भी हमने प्रायिकता का सूत्र लगाया। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं? 3। कुल स्थितियाँ कितनी हैं? 6। हल किया तो कितना आया? 1/2। इसी प्रकार से थर्ड,
थर्ड में क्या पूछा गया था, 5 से बड़ी एक संख्या अर्थात घटना के घटित होने का अर्थ है संख्या 6 प्राप्त होना। अब यहाँ पर हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दूसरे का ए 5 से बड़ी संख्या यहाँ पर दिया गया था, ये 5 से बड़ी एक संख्या। टोटल अंक कितने थे, 6 थे। तो कुल स्थितियों की संख्या कितनी थी, 6 थी। और इसमें 5 से बड़ी एक संख्या कौन सी होगी, कौन सा अंक होगा, 6 होगा। तो 6 कितनी बार आया, एक ही बार आया। तो अनुकूल स्थितियों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो देखते हैं थर्ड में, यहाँ पर थर्ड डायरेक्टली शो किया गया है, जबकि जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में सेकंड का किसके माध्यम से दर्शाया गया, सेकंड का ए, और यहाँ पर क्या कर दिया, उसको थर्ड से दर्शाया गया है। 5 से बड़ी संख्या कितनी प्राप्त होगी, 1 प्राप्त होगी, मतलब कि अंक कौन सा रहेगा, 6 रहेगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। प्रायिकता का सूत्र लगाया, अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ। तो 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की अनुकूल स्थितियाँ कितनी रहेंगी, 1 रहेगी। तो 1/6, इससे आगे हल ही नहीं होगा। तो प्रायिकता कितनी होगी, 1/6। अब फोर्थ क्वेश्चन में, और यहाँ पर दर्शाया गया है सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड का बी, 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं है, 5 के बराबर हो सकती है। तो परिणाम हम निकाल चुके थे, 5 से बड़ी संख्या नहीं, 1 2 3 4 5। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं, 5 हैं। तो इसमें भी हमने प्रायिकता का सूत्र लगाया। 5 से बड़ी संख्या नहीं का अर्थ है कि संख्या 1 2 3 4 5 में से कोई एक संख्या प्राप्त करना। तो कुल स्थितियाँ कितनी हैं, 6 हैं। और 5 से बड़ी संख्या नहीं की अनुकूल स्थितियाँ कितनी होंगी, 5 होंगी। तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं, 5, और कुल स्थितियाँ कितनी, 6। तो इसी सूत्र में मान रख दिया, तो कितना आया, 5/6। तो प्रायिकता निकालने के लिए आपको सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर में अनुकूल स्थितियों की संख्या बटे कुल स्थितियों की संख्या। तो प्रायिकता निकालने से पहले जो अनुकूल आंकड़े हैं वो पता हों, और जो कुल आंकड़े हैं वो भी ज्ञात होना आवश्यक होता है। तो आपको ये प्रश्न और इनके हल समझ में आ गए होंगे। तो आप स्वयं से अभ्यास करके देखें, संभवतः आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। धन्यवाद।